आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, ये वही इलेक्ट्रिसिटी है जो हमारे और आपके घरों तक पहुंचती है बिजली के वायर के थ्रू। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली होती क्या है, इसको समझने के लिए हमको बिल्कुल बेसिक इसके यूनिट में जाना पड़ेगा। और वो क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हमको समझना ज़रूरी है कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली व्हाट इज चार्ज? इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच all the electrical and magnetic effects are produced। इसका क्या मतलब है? चार्ज क्या होता है? किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। फिर से बता रहा हूँ, मैटर की एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। मतलब लाइफ में हम, दुनिया में हम जो भी इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फेनोमेना देखने को मिलता है हमको, वो किसके कारण पॉसिबल है? वो होता है चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको हम मेज़र भी करते हैं। ठीक है, मेज़र किस यूनिट में करेंगे? तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलम। ये एक साइंटिस्ट का नाम था, कैपिटल सी से इसको डिनोट करेंगे। तो इट्स एसआई यूनिट इज कूलम। ऑब्वियसली ये एक स्केलर क्वांटिटी है। एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो ये एक बेसिक हो गया किसके बारे में? चार्ज के बारे में। अब हम बात करेंगे इसके टाइप्स की। ठीक है, टाइप्स ऑफ चार्ज, ये क्या होता है? टाइप्स ऑफ चार्ज ये क्या होता है ना? चार्ज बेसिकली दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज and another one is negative charge। ठीक है, एक चीज और बताता हूं, all the matter composed of atoms, और एटम जो मिलके बने होते हैं वो हमारे किससे मिलके बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। फर्दर अगर न्यूक्लियस को मैं डिवाइड करूं तो यहाँ पर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं इनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये क्या है? हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल्स। चार्ज का यहाँ पर फंक्शन आ जाता है। इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो कौन सा चार्ज होता है? दिस इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज्ड। प्रोटॉन जो होता है वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है? इट इज न्यूट्रल इन नेचर। तो चार्ज कहाँ पर हमको मिलता है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। कहाँ पर मिलता है हमको? एलिमेंट्री पार्टिकल्स पे। चार्ज की हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात कर लेते हैं।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चार्ज। चार्ज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट है, लाइक चार्जेस repel each other while unlike charges attract each other। इसका क्या मतलब होता है, देखो मैं बता देता हूं आपको। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं, ठीक है, उन दोनों के बीच में, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में आपस में एक फोर्स एग्जिस्ट करती है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जिसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा ये भी बता देता हूँ, ये चार्जेस जब अपनी स्टैटिक पोजीशन में होंगे, रेस्ट की पोजीशन में होंगे, तब ये फोर्स एग्जिस्टेंस में आती है। और दो सेम चार्जेस के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करती है वो कौन सी फोर्स होती है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है, रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वहीं अगर मैं बात करूं, दो अनलाइक नेचर के अगर चार्ज होंगे तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो फोर्स हमारी कौन सी होगी, अट्रैक्टिव इन नेचर होगी, अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही। तो बात समझ में आई। यहाँ पे मेरा मतलब क्या था, लाइक चार्जेस रेपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। उन दोनों के बीच में जो फोर्स होती है वो फोर्स कौन सी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा का पूरा एक चैप्टर है आपके 12th क्लास में, ठीक है, वहां पर एकदम डिटेल में आप पढ़ोगे। तो रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करेगी बिटवीन सेम चार्जेस, है ना, और अनलाइक चार्जेस के बीच में हमारी अट्रैक्टिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और ये जो फोर्स होती है वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। एडिशन ऑफ चार्जेस मतलब दो बॉडी हैं, उनके ऊपर अगर चार्जेस हैं तो उनको ऐड अप कैसे करेंगे, क्या मेथड है। सिंपल स्केलर क्वांटिटी है तो सिंपल जो एडिशन का मेथड होता है हमारा अरिथमेटिक मेथड होता है, सिंपल जो अलजेब्रा रहता है उसी से हम क्या करते हैं, यहाँ पे एडिशन ऑफ चार्जेस को हम कंडक्ट करेंगे। सपोज एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो है Q1, एक बॉडी के ऊपर चार्ज है वो Q2, एक और बॉडी है उसके ऊपर जो चार्ज है वो Q3 है, ठीक है। तो यहाँ पर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, इस तरह से ये क्या होगा, टोटल चार्ज ऑन ऑल द बॉडीज। ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज, ये क्या हो जाएगा हमारा टोटल चार्ज। देखो इसमें आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है ना। बड़ी बात है, यहाँ पर अगर जैसे सारी की सारी बॉडीज है हमारी, उस पर अलग अलग चार्जेस हैं, तो यहाँ पर टोटल चार्ज कितना होगा, सिंपल एडिशन करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर वेक्टर क्वांटिटी होती है तो वहाँ पर इस तरह से हम सिंपल एडिशन नहीं कर सकते थे। ये चेंजेस में, ये डिफरेंस मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। तो एडिशन ऑफ चार्ज किस तरह से होता है ये हमने देख लिया। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, सपोज ये हमारी कोई बॉडी है, ये कैसी बॉडी थी, न्यूट्रल बॉडी। अब हमने क्या किया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, ठीक। यहाँ पर क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन,
लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इस बॉडी पे चार्ज कौन सा आ जाएगा? अब इस बॉडी पे जो चार्ज आएगा वो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बॉडी कैसी हो जाएगी? बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक लाइन लिख लेंगे, व्हेन इलेक्ट्रॉन move out of the body move out of a neutral body, ऐसे लिखो। then body becomes positively charged। ठीक है, अब यहां पर मैंने एक और बॉडी ले ली, एक और मैंने बॉडी यहां पे ले ली। ठीक, ये भी कैसी थी? न्यूट्रल बॉडी थी। अब मैंने क्या किया, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवा दिए, तो यहाँ पर क्या हो गया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कैसी क्वांटिटी है? नेगेटिवली चार्ज क्वांटिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओवरऑल बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे when electrons come excessively on a body, then body becomes negatively charged। तो इस तरह से हम इसको जान सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन ऑफ चार्जेस में मैंने ये सारी की सारी चीज़ें क्यों बता दी आपको? यहीं पर हमको ये पता चल जाता है, जब भी हम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और कभी भी हम इलेक्ट्रॉन को जब गेन करेंगे तो उस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारी वो क्या है? हमारी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ये क्या होती है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आपके लिए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या होता है? कभी भी एक बॉडी के ऊपर जब चार्ज आता है, तो उसको हम एक पर्टिकुलर तरीके से हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, representation of charge on a body रिप्रेजेंट हम एक चार्ज को एक बॉडी के ऊपर कैसे करते हैं? तो सपोज उसके ऊपर चार्ज कितना है? Q। ये क्या बता रहा है हमको? चार्ज ऑन अ बॉडी। ये क्या बता रहा है हमको? Q क्या है? चार्ज ऑन ए बॉडी।
तो उस बॉडी के ऊपर हमको चार्ज अगर रिप्रेजेंट करना हो, चार्ज को अगर क्वांटाइज करना हो, तो कैसे करेंगे? Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये NE क्या होता है? ये Q तो हम जानते हैं क्या होता है, चार्ज। Q को हमने क्या बोला? चार्ज। N क्या है? दिस N मस्ट बी अ होल नंबर। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इस तरह से। N की वैल्यू डेसिमल वैल्यू नहीं हो सकती। और E क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन होता कितना है? इसकी वैल्यू होती है, ये फिक्स वैल्यू है, 1.6 इंटू 10⁻⁻16 सॉरी -19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये क्या है? ये चार्ज की वैल्यू है। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन जो होती है वैल्यू, वो कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो चार्ज को हम इसी फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसका क्या मतलब है? मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ किसी भी बॉडी पे चार्ज हम अगर एक्सप्रेस करेंगे तो किस फॉर्म में करेंगे? इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या है? ई 1 इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, एन क्या है? इंटीजर। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी बॉडी के ऊपर अगर मुझे चार्ज को रिप्रेजेंट करना हो तो ये क्या होता है? इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्लस माइनस क्या बताता है? प्लस होगा इसका मतलब उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर नेगेटिव होगा तो इसका मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज होगा। ऑल राइट, इसको सर समझ नहीं आया अभी तक, कैसे करें? अब क्या करें? एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, फिर आप लोग खुद ही बताइएगा। सपोज हमारे पास दो बॉडी है, एक ये रही और एक ये रही। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये दोनों की दोनों अभी क्या है? न्यूट्रल। ये दोनों की दोनों क्या है? न्यूट्रल। मैंने क्या किया, इस बॉडी से 5 इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रांसफर कर दिए। कितने इलेक्ट्रॉन कर दिए? 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर कर दिए। तो यहां पर कौन सा चार्ज आ गया? +5 ई के इक्वल। यहां पर कितना चार्ज आ गया? -5 ई के इक्वल। अच्छा, यहाँ माइनस क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ गए। यहाँ प्लस क्यों आया? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कम हो गए। ठीक है सर, अब मैंने आपसे बोला, अब मेरा 5 का मन नहीं है, अब मेरा क्या है? अब मैंने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिए 100 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर कितना चार्ज आ गया? +100 ई के बराबर। यहाँ कितना आ गया? -100 इलेक्ट्रॉन के इक्वल यहाँ। ठीक है सर, मेरा और मन कर रहा है। ठीक है, और कर दो। यहाँ पर मैंने क्या किया, सपोज अब 100 और 5 ये सब छोड़ो, मैंने कर दिए 2.5 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर फिर आ जाएगा +2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज, और यहाँ आ जाएगा सर -2.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो यहीं पर आप गलती कर गए। आपने क्या बोला कि यहाँ से 2.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र कर गए, तो यहाँ पर कितना आ गया? +2.5, और यहाँ पर कितना आ गया? -2.5। क्या ऐसा पॉसिबल है कि इलेक्ट्रॉन एक 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करे और उसके बाद आधा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर गया? जबकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को और ज़्यादा स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, वैसे तो है। तो 2.5 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ हम ट्रांसफ़र कभी नहीं कर सकते। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड वो क्या हो सकती है? 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन से कम नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ से एक बॉडी से दूसरे बॉडी की तरफ अगर चार्ज का ट्रांसफ़र होगा, अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, तो हमेशा कैसे होते हैं? इंटीजर मल्टीपल। हमेशा कैसे होते हैं? इंटीजर मल्टीपल। इसीलिए एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है? इंटीजर मल्टीपल चार्ज उस पर आता है। तो ये चीज़ हमारी गलत हो जाती है। ये चीज़ हमारी क्या हो जाती है? गलत हो जाती है।
तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई क्यों लिखा जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी को हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ऑलराइट, थोड़े से और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना होता है ये हमने देख लिया। अब एक इलेक्ट्रॉन का मास अगर आपसे पूछा जाए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वो आप क्या बताओगे? वो होता है बेटा 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, अच्छा एक चीज और बता दूं मैं आपको, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, बट प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव। तो इतना ही चार्ज किस पे होगा? प्रोटॉन पे। तो ई की जो वैल्यू यहाँ पे लिख रखी है वो मैंने क्या लिखी है? 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, और यहाँ प्लस माइनस मैंने लगा रखा है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए। ठीक है, तो ये दोनों की वैल्यू होती है, दोनों का मैग्नीट्यूड होता है, इलेक्ट्रॉन एज वेल एज प्रोटॉन। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताओ बेटा मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन ये क्या होते हैं? ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, और वो उसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, तो ये होता है मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन। ये जनरल सी चीज़ें हैं, ये मैं ये चाह रहा था कि बस आपको पता हो इसलिए लिख दिया। आपके काम नहीं आने वाला ये, अभी 12th में काम आएगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जैसे हम पढ़ते आए हैं बचपन से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी तरह से कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है इसको अब हम देखते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हम डेवलप, प्रोड्यूस, क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, चार्ज हम क्रिएट नहीं कर सकते, उसी तरह से चार्ज को डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता। इट विल ऑलवेज बी अ कांस्टेंट क्वांटिटी। तो क्या कहते हैं हम? चार्ज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, फॉर an isolated system charge can neither be created nor be destroyed, but it can transfer from one body to another। ये क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज उस सिस्टम में हमेशा क्या रहेगा? कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो ना तो आप चार्ज को क्रिएट कर सकते हो, ना ही चार्ज को आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। हाँ, एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हो। वो सब तो ठीक है सर, लेकिन ये आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? ये आइसोलेटेड सिस्टम होता क्या है सर? मैं जानना चाह रहा था। मैंने क्या किया, ये बाउंड्री बना दी। अब मैंने आपसे ये बोल दिया कि इस बाउंड्री के बाहर आप कुछ ले जा नहीं सकते। ठीक है,
मतलब मास का ट्रांसफर मैंने क्या कर दिया, 0। तो मास आप इस बाउंड्री के ना बाहर ले जा सकते हो और ना ही अंदर ले जा सकते हो, ठीक है। और मैंने इसी तरह से आपको बोल दिया कि एनर्जी के साथ भी सेम है। आप एनर्जी को भी इस सिस्टम के इस बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं ले जा सकते और ना ही अंदर ला सकते हो। तो ऐसे सिस्टम को मैंने क्या बोल दिया, आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। यहीं पर जैसे सपोज ये एक बॉडी है और ये दूसरी बॉडी है, यहीं पर आपस में अंदर इसी सिस्टम के अंदर क्या करेंगे, ये चार्ज ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से ये चार्ज हमारा ट्रांसफर हो सकता है, बट तुम कहो कि ये चार्ज इस सिस्टम के बाहर चला जाए तो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होगा ही नहीं। तो आइसोलेटेड सिस्टम की बेसिकली जो डेफिनेशन है वो क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम होना ज़रूरी है किसी चार्ज के कांस्टेंट रहने के लिए, ठीक है। जैसे हम जो यूनिवर्स होता है हमारा, इसको हम आइसोलेटेड सिस्टम मानते हैं। परफेक्टली आइसोलेटेड तो कुछ भी नहीं है दुनिया में, ठीक है। तो ये थी हमारी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज, ये था हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये हमारा हो चुका है, हम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे ये एक सैम्पल क्वेश्चन है, ये मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ए साइंटिस्ट परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन वाटर ड्रॉपलेट। एक साइंटिस्ट है, उसने क्या किया है, वाटर ड्रॉपलेट पे चार्ज को वो कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसको ये 3 ऑब्जर्वेशन उसने करी, ठीक। 3 वाटर ड्रॉपलेट्स थी, एक पर ये चार्ज की वैल्यू उसने फाइंड आउट करी, दूसरे पे ये फाइंड आउट करी, तीसरे पे ये फाइंड आउट करी। हमको बताना ये है कि इन तीनों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यूज़ करेक्ट हैं, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी वैल्यूज़ करेक्ट है। चार्ज है, ये वाटर ड्रॉपलेट 1 पर चार्ज है, ये 2 पर है, ये 3 पर है। तो ये हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। चलो देखते हैं हम। बच्चों क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये क्या था, ये क्या होता था, दिस इज Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE। इसका क्या मतलब है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट की मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज हमेशा कैसा रहेगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इंटीजर मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको यही पता करना है क्या ये तीनों इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। बस जो नहीं करेगा वो हमारा आंसर नहीं हो सकता, और जो कर देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू हमको गिवन है, ई हमको मालूम है, हमको क्या फाइंड आउट करना है, हर एक ऑप्शन में हमको ये n फाइंड आउट करना है। जो n की वैल्यू इंटीजर दे देगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए की पहले बात करते हैं। ऑप्शन ए में q की वैल्यू हमारी क्या है, 1 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पर q की वैल्यू पुट करो इस फॉर्मूले में, तो ये क्या हो जाएगा, q इज इक्वल्स टू NE। तो n हमारा कितना हो जाएगा, q/E। q हमारा कितना, 1 × 10⁻⁻19, और e की वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होती है बच्चों, e इक्वल्स टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारा आ जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। ये हमारा चार्ज आ गया ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, और ये हमारा चार्ज ओवरऑल जो दिया हुआ है उस पानी की ड्रॉपलेट के ऊपर। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, 1/1.6। क्या ये वैल्यू आपको ऐसा नहीं लगता, ये डेसिमल वैल्यू आएगी 1/1.6। ये कैसी वैल्यू होगी, डेसिमल वैल्यू। और हम जानते हैं
n हमारा डेसिमल हो नहीं सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन गलत हो गया। मतलब जो ऑब्जर्वेशन फर्स्ट थी वो गलत हो गई। ठीक, ऑब्जर्वेशन 2 की बात करें, ऑब्जर्वेशन 2 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर Q की जो वैल्यू है वो कितनी है, 4 × 10⁻⁻19 कूलम। अब वापस से हम इसी फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगी, अगेन हमने फॉर्मूला वही यूज़ किया है। कौन सा फॉर्मूला है ये, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Q की वैल्यू हमारी क्या है, 4 × 10⁻⁻19, E की वैल्यू क्या है, 1.6 × 10⁻⁻19, इससे ये कैंसिल। n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, 4/1.6। ये भी आप देखोगे तो बच्चों डेसिमल वैल्यू मिलेगी, इसको कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 40/16। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10/4 और ये 10, तो 10/4 हो गया। तो n की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी क्या, 2.5, विच इज़ ऑल्सो अ डेसिमल नंबर। और फ्रैक्शन ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो ये भी क्या हो गई, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, तो ये भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन को चेक करते हैं। थर्ड वाली ऑब्जर्वेशन में जो हमारी Q की वैल्यू है वो कितनी है, 8 × 10⁻⁻18, 8 × 10⁻⁻18 कूलम। ठीक, यहाँ पे सेम n = Q/E, ये फॉर्मूला मैंने लगाया। Q की जगह क्या, 8 × 10⁻⁻18 पुट किया और E की जगह 1.6 × 10⁻⁻19 पुट किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं कैलकुलेट करूँगा इसको, तो ये 10⁻18 और ये 10⁻⁻19, तो यहाँ पर 10⁻1 एक एक्स्ट्रा बच गया। ये ऊपर आएगा तो 8 के साथ मल्टीप्लिकेशन में 10 जाएगा तो 80/1.6 हो गया ये। अब ये आगे क्या हो गया, 80/1.6। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी 800/16 विच इज़ 50। ये हमारी पॉसिबल वैल्यू होगी, ये हमारी पॉसिबल वैल्यू होगी, ये करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इन तीनों में से सी जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है वो हमारी क्या है, करेक्ट है। क्लियर है, तो ये कॉन्सेप्ट हमको समझ में आया कि इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की मदद से हमने ये पता कर लिया कि साइंटिस्ट ने जो 3 वैल्यूज़ ऑब्जर्वेशन करी थी चार्ज की ऑन वाटर ड्रॉपलेट, उनमें से कौन सी वो सही कर रहा है ना, थर्ड ऑब्जर्वेशन उसकी सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं।